चलो जी अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज प्रिज्म। प्रिज्म आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा भी हुआ है, प्रिज्म आता है वहां पे। प्रिज्म के साथ आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट वगैरह भी किया होगा, वो डिस्पर्शन वगैरह, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू, है ना। ये तो बहुत कॉमन चीज है, आप लोगों ने बहुत बार, हजारों बार इसको देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। पढ़ा हुआ डिस्पर्शन ऑफ लाइट। प्रिज्म क्या करता है, लाइट को, व्हाइट लाइट अगर इस पे इंसिडेंट होती है तो क्या कर देता है ये, इट स्प्लिट्स द लाइट इनटू इट्स 7 कंपोनेंट्स, राइट, विबग्योर बन जाता है ना। तो वही चीज है ये प्रिज्म, है ना। तो बस बिल्कुल वही, राइट राइट राइट, रेनबो कलर में स्प्लिट कर देता है व्हाइट लाइट। तो आज हम इसी प्रिज्म की, इनफैक्ट आज और कल 2 लेक्चर्स इसको लगेंगे प्रिज्म को। तो प्रिज्म में हम इसको डिटेल में करने वाले हैं। बिल्कुल इंद्रधनुष बनता है, वाह, इंद्रधनुष। इसको इंद्रधनुष क्यों कहते हैं, पता नहीं मेरे को, है किसी को पता है व्हाई विबग्योर इज नोन एज इंद्रधनुष? मेरे को नहीं पता। अभी मतलब ये तो दीप ने लिखा ना इंद्रधनुष, तो मेरे दिमाग में अभी आया जस्ट कि इंद्रधनुष क्यों कहते हैं। हम तो आज तक रेनबो ही कहते आ रहे हैं। ठीक है। क्योंकि इंद्रदेव के पास तो धनुष, इंद्र देवता का धनुष है। वॉज इट मेड ऑफ 7 कलर्स? रेन मतलब इंद्र, बो मतलब धनुष। वाओ, या दैट्स इंटरेस्टिंग। अर्शित हैज क्रैक्ड इट। ठीक है। तो यस, रेनबो, रेन, बारिश के देवता, इंद्र देवता, उनके कारण जो बो लाइक स्ट्रक्चर बना, धनुष लाइक स्ट्रक्चर बना, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इंद्रधनुष। करेक्ट। चलो जी, आज एक मिस्ट्री तो सॉल्व हुई। तो प्रिज्म की बात करेंगे। तो प्रिज्म होता क्या है, पहली बात तो प्रिज्म की, तुम लोगों ने जितने प्रिज्म देखे होंगे वो सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगुलर शेप के देखे होंगे, हाँ के नहीं? तो तुम लोगों के हिसाब से जो पिक्चर बनी होती है माइंड में, वो ये होती है प्रिज्म की। ये प्रिज्म है भाई, इधर से लाइट आई, इधर गई और इधर निकल गई, ऐसा, दिस इज प्रिज्म, समथिंग लाइक प्रिज्म, है ना। बट ऐसा नहीं होता। प्रिज्म की शेप कुछ भी हो सकती है, नीचे से जरूरी नहीं ऐसा हो, नीचे से ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी, ये प्रिज्म भी हो सकता है ना। तो द एनी काइंड ऑफ होमोजेनियस, material, any kind of homogeneous medium, a solid medium, any kind of a homogeneous medium, homogeneity का मैं बार बार स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हर सारे मीडियम में सेम से रहने चाहिए। अदरवाइज अगर बार बार चेंज होते रहेंगे तो वो बिहेवियर उसका बहुत सारा वेग सा हो जाएगा, तो वो काम खराब हो जाता है। ठीक है, चलो अब मैं ये बता रहा था कि शेप कुछ भी हो सकती है। मान लो अगर लेट्स से आई हैव अ स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर। अरे भाई, अगर यहां से रे घुसेगी, इधर गई और इधर आ गई, दिस विल आल्सो बिहेव एज प्रिज्म, राइट। तो यस शिरवी, बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट। स्फीयर कैन आल्सो बिहेव एज प्रिज्म, इनफैक्ट करते भी हैं। जो रेनबो बनती है भाई, वो रेनबो कैसे बनती है, रेन ड्रॉप्स के कारण बनती है। उस रेन ड्रॉप्स में जब लाइट घुसती है सूर्य देव से, तो वो यहाँ पे स्प्लिट हो जाती है लाइट। तो इट इज अगेन, वहां पे ड्रॉपलेट्स जो है दे आर एक्टिंग एज प्रिज्म। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो रेक्टेंगुलर तो एक शेप है जो भाई मतलब सदा हर एक ने मान लिया कि हाँ, वीडियो हमने देखी थी बिल्कुल, उसमें सेमी वो डी शेप था, वो भी प्रिज्म भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब एडजेसेंट साइड से, तो एडजेसेंट साइड से एक में इंसिडेंट हो रहा हो, एक में रिफ्रैक्शन हो रही हो, तो लाइट ऐसे एक से घुसे और दूसरे में निकल जाए एडजेसेंट साइड से, दैट इज दैट शेप, दैट बॉडी, दैट मीडियम बिहेव्स एज प्रिज्म, राइट। ठीक है जी। तो ये सिंपल सी उसकी परिभाषा है। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी, लिखो। हेडिंग बनाओ, प्रिज्म, a homogeneous solid transparent and refracting medium,
बाउंडेड बाय टू surfaces inclined at some angle is called a prism. तो ये ऐसा तुम लोगों ने देख रखा होगा, तो ये प्रिज्म में फोटो बना लो इसकी। और सपोज यहां से हम लाइट को ले आते हैं, इधर से लाइट घुसी, फिर इधर कहीं गई, फिर यहां से बाहर निकल गई। तो दिस एंगल ए is known as angle of prism. This angle A is known as angle of prism or refracting angle. इसके बहुत सारे नाम हैं, अनेकों नाम, तो कुछ भी लिखा हो सकता है इसका नाम, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म लिख दिया, रिफ्रैक्टिंग एंगल लिख दिया, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म लिख दिया, तो कुछ भी अगर ऐसा कुछ दे रखा है तो दैट इज ए, एंगल ऑफ प्रिज्म। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भाई, कितनी डिस्पर्जन होनी है, कितनी डेविएशन होनी है, इन सब चीजों में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है, कम है थिन प्रिज्म्स बोलते हैं, ज्यादा है तो नहीं बोलते उसको थिन प्रिज्म्स, है ना। तो बाकी हम जनरल यहाँ पे बात कर लेते हैं, कुछ भी हो सकता है प्रिज्म की शेप। सपोज ऐसा हो गया, यहाँ से ऐसी हो गई, इधर से लाइट आई, इधर गई और फिर इधर चली गई, दिस इज एंगल ए, है ना। और ये भी हो सकता है, चलो फोटो वोटो बन गई, ठीक है। अब हम करेंगे मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ, ठीक है। तो लास्ट प्रिज्म इसमें एंगल ऑफ प्रिज्म ऊपर वाले क्यों है? क्या बोल रहे हैं? तो सर आपने जो प्रिज्म आखिरी में बनाया उसमें जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो ऊपर वाला क्यों है? नीचे वाला भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। म्यूट कर ले सर जरा, अगर मान लो मैं एक मिनट, एक ट्रायंगल बता रहा हूँ, म्यूट कर ले, म्यूट कर ले, बता रहा हूँ। जिन दो सरफेसेस, जिन दो एडजेसेंट सरफेसेस के बीच में रिफ्रैक्शन हो रही है, मतलब एक सरफेस के बीच, एक सरफेस से अगर यहां से रे घुसेगी और इसमें से निकलेगी, यहां से निकलेगी, तो ये वाला एंगल ऑफ प्रिज्म बन जाएगा। यहां से घुसेगी, इधर जाएगी और इधर निकल जाएगी, तो ये वाला एंगल ऑफ प्रिज्म बन जाएगा। तो ऐसे एंगल ऑफ प्रिज्म कैन वेरी, मतलब वो डिपेंड करता है कि रे कहां से घुस रही है और किधर से निकल रही है, ठीक है। हर एक में इसलिए मैंने साथ में रे भी बनाई है और साथ में एंगल ऑफ प्रिज्म भी बनाया, पता लगेगा कहां से रे से, कि कौन से घुसी और किधर से निकली। उन दोनों सर्फेसिस के बीच में, एक से निकलेगी एक से घुसेगी, उन दोनों सर्फेसिस के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोला जाता है। चमक गया? हाँ क्या ना, ये गायब जल्दी हो जाता है। ओ हेलो,
यस सर। नहीं, वो अर्शित कहाँ है? यस सर। अबे समझ गया नहीं समझा? यस सर, समझ गया। तो फिर बोल तो दिया अगर बाद में। तो सर मुझे पता नहीं लगा आप मुझे कह रहे हो। मैथमेटिकल एनालिसिस। ठीक है। देख ले अर्शित, सुमित कहता नहाने चला गया अर्शित तो क्वेश्चन पूछ के। सर वो गया होगा नहाने। ओके, कुछ अब टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो क्या है? यहाँ पे फोटो बनाते हैं, बड़ी सी खुली सी फोटो बनाना है, ठीक है। तो इधर एक एक साइड से रे को घुसाएंगे, मान लो यहाँ से रे घुसी, उसके बाद यहाँ पे इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल। टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मान लो ऐसा कुछ हो गया। दिस इज अ मोनोक्रोमेटिक लाइट। मैंने कौन सी लाइट यहाँ पे घुसाई है? मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज क्रोमेटिक? व्हाट इज क्रोमेटिक? अबे क्या सर होता है कलर, क्रोमेटिक? है कलर, कलर। कलर, यस इट इज कलर। क्रोमेटिक का मतलब है कलर, मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर। सिंगल कलर मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी, सिंगल वेवलेंथ। अगर सिंगल फ्रीक्वेंसी या सिंगल वेवलेंथ, इट इज नॉट द कॉम्बिनेशन ऑफ द कलर्स, दो इट विल नॉट ऑब्वियसली स्प्लिट इनटू कलर्स। हाँ के ना? तो यहाँ पे डिस्पर्जन नहीं दिखा रहे हम, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसकी डेविएशन दिखा। डिस्पर्जन का मतलब और डेविएशन का मतलब, ये अंतर पता है तुम लोगों को? डिस्पर्स, डिस्पर्जन का मतलब है एक कलर से आगे मल्टीपल कलर्स में टूटना, ठीक है। इट्स स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। स्प्लिट, स्प्लिट होना इज डिस्पर्जन, ठीक नहीं। स्कैटरिंग इज डिफरेंट, स्कैटरिंग अलग चीज होती है अक्षिता। डिस्पर्जन का मतलब है स्प्लिट होना मल्टीपल कंपोनेंट्स में। डेविएशन का मतलब होता है ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर जाना, जिस तरफ जा रहा था रास्ता भटक गया और दूसरी तरफ चला गया, दैट इज डेविएशन, ठीक है। तो ये आगे इस तरफ गई, फिर आगे इस सर जो हमने पहले केसेस किए उसमें भी मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज बिल्कुल, करते हमने थे। आज तक मोनोक्रोमेटिक ली है हर जगह, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे नॉर्मल बना लो जरा। नॉर्मल बनेगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इस सरफेस के भी परपेंडिकुलर। ये डायग्राम सुंदर होनी चाहिए, मतलब देख के खुशी मिले, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल्स बनाएंगे अब हम। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा ये, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। दिस इज फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन हुआ उसको R1 नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया R2। दिस इज एंगल सेकंड वाले पे जो। और इमर्जेंट एंगल एक होता है, एंगल ऑफ इमर्जेंस, मतलब कितनी इमर्ज करना, मतलब बाहर कितनी एंगल से जो है वो रे निकल रही है। तो नॉर्मल के साथ जो इमर्जेंट रे एंगल बनाया, दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। इन टर्म्स के बारे में वैसे आप लोगों ने सुना होगा पहले भी। दिस इज इंसिडेंट रे, ठीक है। दिस इज इमर्जेंट रे, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। अब डेविएशन बनाते हैं जरा।
ये रे जो है वो जाना किधर चाहती थी, इंसिडेंट वाली इधर जाना चाहती थी। अगर प्रिज्म बीच में उसका रास्ता ना रोकता तो इधर निकलती, हाँ क्या ना। प्रिज्म ने रास्ता रोका जिसकी वजह से ये रे ये निकल गई, तो जा इधर रही थी निकली इधर, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। गॉट इट? दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन, और डेविएशन का एंगल बनेगा यहाँ, इसको एक्सटेंड कर दो। दिस एंगल इज डेल्टा, दिख रहा है? एक बड़ा सा इधर भी बना लो। दिस एंगल इज एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो डेल्टा इज एंगल ऑफ डेविएशन, E is angle of emergence, A पता है, बाकी R1 R2 ये सब पता है हमें, ठीक है। ये फोटो बन गई। इमर्जेंट रे हमें पता लग गया क्या होता है, इंसिडेंट पे पता है हमें क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे ये वाली बीच में, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। ओके चलो, अब कुछ इक्वेशंस हम लिखेंगे, उनको बहुत ही ध्यान से, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम ये फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। कैन यू टेल मी, ये सेंटर में आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, इसको नाम दे दें, लेट्स से दिस इज A P Q R, इसको नाम देते हैं ए पी क्यू आर, एक क्वाड्रिलेटर दिख रहा है आपको, है ना। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस क्यू आर ए इज 360 डिग्री, बट एंगल ए पी क्यू एंड एंगल क्यू आर ए ये दोनों 90-90 डिग्री हैं। तो बाकी तो बच गए, उन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो इन क्वाड्रिलेटरल ए पी क्यू आर, एंगल ए प्लस एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू आर ए प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 360 डिग्री, बट एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू आर ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर जो मेरे पास बचा दैट इज ए प्लस एंगल पी क्यू आर इज 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब अगर हम ट्राइंगल की बात करें, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इसमें एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल पी क्यू आर, ये भी कितना होगा, 180 डिग्री। तीनों का सम 180 डिग्री, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला। Angle of prism is always equal to sum of the
two angle of refractions R1 plus R2 inside the prism. चिपका लिया यहां तक? ठीक है, अब हम एंगल ऑफ डेविएशन निकाल लेंगे। एंगल ऑफ डेविएशन जो है, देखो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन मैं इतना बोल सकता हूं कि अगर मुझे भाई टोटल एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है तो डेविएशन एट द फर्स्ट सरफेस प्लस डेविएशन एट द सेकंड सरफेस, इन दोनों को अगर सम करूंगा वो टोटल डेविएशन आ जाएगी। ठीक है ना? डेविएशन एट द फर्स्ट सरफेस कितना होगा बताओ जरा फटाफट। What is the angle of deviation at the first surface? Only first surface. I minus R1. Correct. It is I minus R1 is the angle of deviation at the first surface. And angle of deviation on the second surface. E minus R2. Correct. It is E minus R2. अरे चमक रहा नहीं चमक रहा। फर्स्ट सरफेस मतलब ए बी की बात हो रही है, मैं इसको नाम दो अक्षिता ए बी। ए बी सरफेस पे अक्षिता एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकाल लेंगे, ये नहीं पता लग रहा। ओके, दिस इज ए बी। अगर ये ए बी है तो इधर से रे ऐसे आई, इधर ऐसे जाना चाहती थी लेकिन रे ऐसे मुड़ गई। ठीक है, तो ये वाला एंगल जो है आई है, तो ऑब्वियसली ये पूरा एंगल भी आई होगा, लेकिन उसमें से ये R1 है, तो एंगल ऑफ डेविएशन यही हुआ ना। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? रे जहां गई और रे जहां जाना चाहती थी उसकी इच्छा का पाथ और जो एक्चुअल पाथ है उन दोनों के बीच में एंगल। ठीक है, तो ये आई ये कितना एंगल होगा? दिस विल बी I minus R1। ऐसे ही एंगल ऑफ डेविएशन एट द सेकंड सरफेस होगा E minus R2। तो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट लिखो द टोटल एंगल ऑफ डेविएशन between the incident and emergent ray is sum of angle of deviations at the two surfaces AB and AC। अगर किसी को डाउट है इसमें तो पूछ लो दोबारा। ये चमका ना, ये क्या किया मैंने, है ना, डेल्टा इज टोटल डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 एंड डेल्टा 1 कितना है? I minus R1 है और डेल्टा 2 कितना है? E minus R2 है। मेरे पास जो I आ गया ना, डेल्टा आ गया, दैट इज I प्लस E माइनस R1 plus R2। and what is R1 plus R2? Angle of prism. Angle of prism A, correct। I plus E minus A। एंगल ऑफ प्रिज्म का सिंबल स्मॉल ए कभी यूज मत करना, इट हैज टू बी कैपिटल ए। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूले, अगर आप लोगों को ये दो फॉर्मूले आते हैं ना, ठीक है, और एक दो चीजें और हैं, तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे प्रिज्म के सॉल्व। ठीक है, तो जितने मैं डब्बे में डालते जा रहा हूँ उन फॉर्मूलों को आप अपने दिमाग में फिक्स करते रहो साथ साथ में। ठीक है जी, तो ये तो मेरे पास पता लग गया टोटल एंगल ऑफ डेविएशन कितना आएगा। राइट, अब हम देखते हैं
यहां तक चिपका लिया सबने? ठीक है, अब हम थोड़ा ग्राफ स्टडी करेंगे। किसका? डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का। ठीक है जी, इसमें एक सब टॉपिक बनाओ, ग्राफ ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। ये बोर्ड वालों का ना फेवरेट टॉपिक है प्रिज्म, इसमें से क्वेश्चन पक्का आता है बोर्ड में, और जेई में भी इसमें से बहुत बार क्वेश्चन है, मतलब एक बार नहीं, बहुत हाई चांसेस होते हैं प्रिज्म में से क्वेश्चन आने के। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ एंगल ऑफ ग्राफ नहीं यार, ग्राफ है एक ही है, ग्राफ ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो जितना ये थ्योरी वगैरह पार्ट है, इस बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है इसका। जितनी छोटी छोटी डेरिवेशंस भी कर रहे हैं ना, तो ये भी एक एक दो दो नंबर में आ जाती है। चलो इसका अब ग्राफ कैसा बनता है वो देखते हैं जरा। ये ग्राफ इसका जो है वो फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। ग्राफ, दिस इज टोटली ऑब्जर्वेशन बेस्ड। आवाज कम आ रही है, मेरी कम आ रही है क्या आवाज है तुम लोगों को? है भाई, ये सही आ रही है? सही आ रही है। सुमित कुमार, सुमित कुमार एक बार रिकनेक्ट कर ले या तो। ओके, तो ग्राफ इसका बनता है कुछ ऐसा। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ ये यूज है, लेकिन इधर को थोड़ा लंबा खींच देना। ठीक है, इधर को राइट में ना थोड़ा लंबा खींच देना, मतलब ये थोड़ा इधर को टिल्टेड है राइट की तरफ, बिल्कुल सिमेट्रिक ग्राफ नहीं है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना बनाते वक्त। ओके, तो यहाँ पे अब क्या है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे इस ग्राफ को, है क्या है ना, इस तरफ है डेविएशन और इस तरफ है एंगल ऑफ इंसिडेंस। चलो, अब क्या बोल रहा है ये, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो कम होता जा रहा है। वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? है ना, बिल्कुल। लेकिन एक चीज तुम लोगों को, एक चीज ऑब्जर्व हो रही है, मैं अगर सपोज कोई एक डेल्टा उठाता हूं, लेट्स से आई पिक अप दिस डेल्टा, यहाँ पे एक डेविएशन के लिए, डू यू ऑब्जर्व के एक डेविएशन के लिए देयर आर टू पॉसिबल एंगल्स ऑफ इंसिडेंस, है ना? एक डेविएशन के लिए दो एंगल्स ऑफ इंसिडेंस आ गए ना। हाउ इज इट पॉसिबल? इज इट, मतलब कैन समवन एक्सप्लेन दिस? किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है तो, एक एंगल ऑफ डेविएशन के लिए दो एंगल ऑफ इंसिडेंसेस। एक्चुअली चलो मैं बताता हूं, ध्यान से सुनेंगे होता क्या है, हो क्या रहा है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट तुम लोगों को याद है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या कहता है कि अगर लाइट ने एक पाथ फॉलो किया, ऐसे ऐसे फिर ऐसे, ठीक है, कुछ कुछ आया बीच में, यहाँ पे प्रिज्म आ गया बीच में, तो अगर लाइट को बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में भेजेंगे तो वो एग्जैक्टली सेम पाथ फॉलो करके वापस जाएगी। हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? दिस इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो क्या हो रहा है, एक एक पॉइंट पे सपोज यहाँ पे एक मैंने वैल्यू ले ली, लेट्स से यहाँ पे एक वैल्यू ले ली और एक यहाँ पे ले ली। ठीक है, यहाँ पे एक आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है I1 लेट्स से,
तो एंगल ऑफ I1 इंसिडेंस I1 के कॉरस्पॉन्डिंग एक एंगल ऑफ इंसिडेंस के कॉरस्पॉन्डिंग एक एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा, हाँ कि ना? ठीक है, सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मान लो कुछ एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस है 30 डिग्री, उस 30 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इमर्जेंस है मान लो 50 डिग्री। ठीक है, 30 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इमर्जेंस आ गया 50 डिग्री। ठीक है, अब दूसरी साइड से यहाँ पे हाथ दिख रहा है, ये वाला हाथ, इधर से 30 डिग्री से एंटर की लाइट, इधर 50 डिग्री पे बाहर निकल गई। एंगल ऑफ इंसिडेंस 30, एंगल ऑफ इमर्जेंस 50। अब अगर इधर से घुसाऊंगा, सेम लाइट को सेम रास्ते से इधर से एंटर कराएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बन जाएगा? अरे क्या बन जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस? E 50। और एंगल ऑफ इमरजेंस क्या बन जाएगा? I 30। 30 मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 हो गया, एंगल ऑफ इमरजेंस 30 हो गया। अरे उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन ये फोटो तो सेम है, क्या फोटो में कोई डिफरेंस आएगा? एक बार इधर से देख रहा हूं, एक बार इधर से देख रहा हूं, फोटो में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन तो सेम ही रहेगा, हाँ कि ना? दोनों केसेस में एंगल ऑफ डेविएशन तो सेम ही रहेगा। ये दोनों रेज जो डॉटेड ऊपर लाल रंग की दो रेखाएं हैं, इन दोनों में एंगल तो सेम ही रहेगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन इज सेम फॉर 30 एंड 50 पेयर। एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 तब भी डेल्टा, एंगल ऑफ इंसिडेंस दूसरी साइड से 50 तब भी डेल्टा। तो दैट मींस एक एंगल ऑफ डेविएशन इज पॉसिबल फॉर टू एंगल ऑफ इंसिडेंसेस। बात समझ में आई? क्या ये बात रिफ्रैक्ट करके तुम्हारे दिमाग में घुसी? बिल्कुल घुस गई। ठीक है, बेंड टुवर्ड्स द दिमाग हुआ है ना, अवे फ्रॉम द दिमाग तो नहीं हो गया? ठीक है, टुवर्ड्स द दिमाग हुआ है, TIR हो गया। ठीक है जी, हाँ TIR है, दिमाग के अंदर ही हो रहा है ना TIR, अंदर ही है बात है। ठीक है, बाहर से तो नहीं होगा TIR, रिफ्लेक्ट ही मार गई बाहर से। ठीक है, तो एक डेल्टा के कॉरेस्पॉन्डिंग, लेट्स से दिस इज डेल्टा 1, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक I1 है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग E1 है, और ये इंटरचेंजेबल है। अरे इंटरचेंजेबल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमरजेंस आर इंटरचेंजेबल। दूसरी साइड से देखेंगे E1 I1 बन जाएगा और I1 E1 बन जाएगा। ऐसे चलते 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 हम पहुंच गए यहां। कहां? यहां। लेकिन क्या इस एंगल ऑफ डेविएशन पे दो एंगल्स हैं इंसिडेंस के, या एक ही है? करेक्ट अक्षिता, यहां पे एक है, और भाई एक तो हो नहीं सकता। तो इस केस में एक क्यों है? एक इसीलिए है क्योंकि वहां पे I और E बराबर है। अरे क्या है? बराबर है, तभी तो होगा। अरे अनडिफ्लेक्टेड नहीं जाएगी दीप। सर नॉर्मली वाली। नॉर्मल ना 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 ना, 30 से मैंने शुरू किया, कहानी सुनो दोबारा। 30, ये था 50, इसको कर दिया 35, ये हो गया 45, ये कुछ हाइपोथेटिकल डेटा है, ठीक है। इसको कर दिया 33, इसको कर दिया 33 नहीं 38, इसको कर, ये हो गया 42। ऐसे करते करते ये आ गया 40, और ये भी कितना आ गया? 40। अरे हाँ के ना, एक पॉइंट ऐसा आएगा दोनों बराबर हो जाएंगे, हाँ के ना? सर यस। तो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है, समझे कि ना समझे? और ये कब होता है? जब सारी पॉसिबल डेविएशंस में से ये डेविएशन कितनी है, दिस इज द मिनिमम डेविएशन, हाँ के ना? ये मिनिमम हो रही है ना डेविएशन। तो मिनिमम डेविएशन पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस आर इक्वल। सर हाँ जी, सर
सर ये चीज जो आपने अभी लिखी ये तो तभी होएगी जब आई और ई के बीच में रिलेशन का कोई कांस्टेंट इक्वल होएगा। आई और ई क्या? इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट होएगा तभी एक चीज बढ़ेगी दूसरी कम होती जाएगी। ओ यार ऐसी होता है, ऐसी होता है, बढ़ता जा, देख यार बढ़ तो रहा है, देख एक एक एंगल ज्यादा है इधर, तो ग्राफ से ही देख ले चाहे, आई ज्यादा है आई कम है तो आई, ई ज्यादा था, यस सर। आई को बढ़ाता जा, यहाँ पे आ गया, तो ई क्या होता जा रहा है? छोटा होता है। तो हो रहा है ना, एक बढ़ता जाएगा दूसरा कम होता ठीक है। जाएगा, और एक पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे मिलन हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे। फिर आगे जाओगे, इधर आई बनता जाएगा, इधर ई बनता जाएगा, वही सेम एग्जैक्टली सेम बनते जाएंगे। चमका के नहीं चमका सबको? क्या ये बात हर एक के दिमाग में घुस गई? ठीक है, तो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमें क्या याद रखना है यहाँ पे, क्या याद रखना है? डेल्टा मिनिमम के केस में आई और ई बराबर होते हैं। क्या बराबर होते हैं? आई और ई। ठीक है जी, यस अक्षिता, यू आर करेक्ट। वो भी निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पे ये फोटो जरा सुंदर सी एक बना लो, फिर उसके बाद इसकी थियरी हम लिखते हैं थोड़ी सी। बन गई फोटो? ठीक है, चलो इसमें लिखते हैं, पॉइंट्स पॉइंट्स बना के लिख लेते हैं। नंबर 1, फॉर every angle of deviation we observe that we observe from the graph that there are two possible values of angle of incidence. ठीक है, तो इसमें for every delta out of the two possible incidences, one angle is incidence angle and the other is emergent angle. The other is emergent angle. As delta yeah, as I increases, delta decreases, and corresponding E decreases. But this happens till angle of minimum
deviation is achieved. ठीक है, अब मिनिमम डेविएशन की कंडीशंस लिखते हैं. At angle of minimum deviation, क्या क्या है वहां पे? फर्स्ट एंड द मोस्ट बेसिक थिंग इज जो हमने अभी देखा, I इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस आर इक्वल. नंबर 1. नंबर 2, डेल्टा मिन इज इक्वल टू, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, I प्लस E माइनस A. ठीक है, तो डेल्टा मिनिमम के केस में I और E बराबर है, तो उन दोनों को इक्वल कर देंगे, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 2I माइनस A हो जाएगा. हाँ के ना? ठीक है, तो एक कंडीशन ये हो गई, एक I इज इक्वल टू E है, एक है 2I और A बराबर है. नाउ क्योंकि I और E बराबर हैं, तो कहना है से दैट R1 एंड R2 भी बराबर होंगे, क्योंकि I और E बराबर हैं, म्यू सेम है, देखो म्यू तो वही है. तो अगर स्नेल्स लॉ एक बार पहली सरफेस पे लगाएंगे, एक बार स्नेल्स लॉ दूसरी सरफेस पे लगाएंगे, क्योंकि I और E बराबर है, तो देयरफॉर R1 और R2 भी बराबर होंगे. ठीक है, बिल्कुल. तो यहां से ये भी आ जाएगा मेरे पास, देयरफॉर R1 इज इक्वल टू R2. तो ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट. अब क्योंकि R1 R2 बराबर हैं, तो ए का नाता निकाल सकते हैं. ए मुझे पता है क्या होता है, R1 प्लस R2, और ये दोनों बराबर हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि ए जो है वो 2R1 या फिर 2R2 के बराबर है. तो ये सब समान चल रहा है कहाँ पे, मिनिमम डेविएशन पे. ये सब कंडीशन है. ठीक है, अब हम मिनिमम डेविएशन की कंडीशन लगा के ना एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, मतलब स्नेल्स लॉ लगाते हैं. अब एक सरफेस पे लगाते हैं स्नेल्स लॉ. यहां तक चिपका लिया सबने? ठीक है, तो अगर मिनिमम डेविएशन पे अप्लाई करते हैं हम, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, एट सरफेस लेट्स से AB, लगाओ जरा. म्यू इंटू साइन I इज इक्वल टू, मतलब म्यू 1 इंटू साइन I इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू साइन R1. ठीक है, मैं मान रहा हूं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेट म्यू 1 इज इक्वल टू एयर, तो देयरफॉर 1 हो जाएगा, एंड म्यू 2 को हम म्यू मान लेते हैं. ये जरा थोड़ा सा 1 और 2 के झंझट को हटाने के लिए, तो ऐसा कर देते हैं. तो मैं बोल सकता हूँ साइन I इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1. ठीक है, अब I की वैल्यू निकालनी है और R1 की वैल्यू निकालनी है. तो इंसिडेंस एंगल हम ऊपर इक्वेशन से निकाल लेंगे. मुझे पता है डेल मिनिमम इज इक्वल टू 2I माइनस A है, तो यहां से I कितना आ जाएगा, इट विल बी डेल मिनिमम प्लस A/2. तो ये आ गया. एंड मुझे पता है कि A इज इक्वल टू 2R1 है, तो देयरफॉर R1 कितना आ जाएगा, A/2. ठीक है, ये जो डेरिवेशन कर रहे हैं ना स्नेल्स लॉ वाली, ये स्कूल में थोड़ी आने के चांसेस हैं. रिफ्रैक्टिव, डिराइव द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म एट मिनिमम डेविएशन, ये आ जाता है क्वेश्चन. तो यहां से मेरे पास क्या आएगा, म्यू इज इक्वल टू साइन I बाय साइन R है,
वैल्यूज डाल दो इनकी। साइन आई क्या है, डेल मिनिमम प्लस ए बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए बाय। इसको चाहे याद करना है कर लो, नहीं करना ना सी। अदरवाइज हमें इस फॉर्मूले की लगाने की एक्चुअली नीड पड़ती नहीं है। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि अगर हमें ऊपर वाली 3 कंडीशंस याद है ना, तो प्रिज्म का कोई भी क्वेश्चन आ जाए मिनिमम डेविएशन का, अगर ये वाली याद है तो कोई भी क्वेश्चन, ये जितना हमने डब्बे में डालनी है अभी तक कुछ ये सब याद है तो हम प्रिज्म का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये फाइनल वाला फॉर्मूला ना भी याद करके इस फाइनल फॉर्मूले की याद करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऊपर वाली कंडीशंस को यूज करके ही हमने ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया है। नोटेड? ठीक है, चलो तो ये हो गया। अब हम कुछ इसके स्पेशल केसेस करेंगे, या सब हेडिंग एक स्टार पॉइंट ही लिख लो, चलो स्टार पॉइंट की फॉर्म में लिखते हैं। फॉर थिन प्रिजम्स, ये जितना भी हमने ऊपर किया है ये सब कुछ हमेशा वैलिड है, मतलब ऐसा कोई स्पेशल केस नहीं है जितना ऊपर किया है। लेकिन जो अब हम करने वाले हैं अब, दैट इज ओनली फॉर थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म क्या होता है? थिन प्रिज्म होता है जिसका एंगल ऑफ जो प्रिज्म है दैट इज लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री, मतलब 5-10 डिग्री है तो उसको थिन प्रिज्म मान लेते हैं, मतलब पतला ऐसे, मतलब ऐसा कुछ ना। एक दिस इज अ थिन प्रिज्म, ये भी मतलब थोड़ा मोटा ही बन गया, बस 10 डिग्री छोटा सा ही होता है, देख लो, है ना? तो वैसा ही होगा थिन प्रिज्म। ठीक है, तो ये हो गया थिन प्रिज्म। तो ऐसे केसेस में हम एक आसान वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसका ना एक अप्रोक्सीमेट वाला फॉर्मूला है, मतलब ऊपर वाले तो सारे एक्यूरेट हैं। अब इसमें एक अप्रोक्सीमेट वाला फॉर्मूला क्या है कि हम यहाँ पे डेल्टा का फॉर्मूला जो लगा सकते हैं दैट इज म्यू माइनस म्यू रिलेटिव। एक्चुअली वो पता ही है तुम लोगों को, अब म्यू रिलेटिव होता है हर जगह जहां पे म्यू यूज हो रहा है, तो दैट इज म्यू रिलेटिव। इसको ना याद कर लो। ठीक है, तो थिन प्रिज्म में ना डेविएशन भी बहुत कम होती है। देखो डेविएशन कैसे कम आ रही है, देखो एक तो ए कम है ना, म्यू तो चलो वैसे ही 1 से, अगर 1.5 भी हुआ, 2 भी हुआ, √2 भी हुआ कुछ, तो ए कम होने की वजह से डेविएशन भी बहुत कम आएगी। तो थिन प्रिज्म्स आर नॉट एबल टू डेविएट द रेज मच। ठीक है, ऑब्वियसली मतलब ये थोड़ा कॉमन सेंस वाली बात भी है, क्योंकि थिन प्रिज्म है तो उतना ज्यादा इफेक्टिवली वो काम भी नहीं करेगा जो उसका है। डेविएशन का काम है, डेविएशन इतनी हो नहीं पाएगी, थिन है, पतला है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एंड म्यू रिलेटिव इज व्हाट? म्यू रिलेटिव तो पता है क्या होता है? म्यू रिलेटिव इज म्यू ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ द मतलब सराउंडिंग मीडियम। ठीक है जी, तो ये हो गया। अच्छा, इसमें एक छोटा सा टॉपिक और बनाओ।
some conditions for A, some conditions of A for TIR. तो एंगल ऑफ प्रिज्म और TIR का क्या नाता है, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म कितना हो कि TIR होगी या ना होगी, तो उस चीज को थोड़ा डिस्कस करेंगे अब हम, ठीक है। ओके, तो इसमें 3 केसेस हैं। नंबर 1, केस 1, इसमें तुम लोग सोच के बताओगे मुझे। फर्स्ट केस है कि अगर एंगल ऑफ प्रिज्म जो है दैट इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि जो रेज हैं वो सेकंड सरफेस पे उन रेज का क्या होगा। विल दे बी रिफ्लेक्टेड बैक, मतलब TIR होगी, विल दे बी रिफ्रैक्टेड, या कुछ भी हो सकता है। कैन यू एक्सप्लेन दिस करण? सर इसमें अगर आवाज कम है करण, जरा माइक के पास। सर अगर इसमें हम A/2 ग्रेटर देन C कर दें, यानी कि R ग्रेटर देन C हो जाएगा। करेक्ट। R तो लेकिन A/2 मतलब वो तो एक केस हो गया ना कि R/2 मतलब हमने मान लिया कि वो क्या है, वो मिनिमम डेविएशन वाला केस है, बट नहीं, हम तो जनरल केस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सर तब भी वो A/2 से तो बड़ा ही होगा सर, R2। यस, तब भी बड़ा ही होगा, ठीक है। तो देखो मेरे पास क्या दे रखा है, A इज ग्रेटर देन, हाँ C इज क्रिटिकल एंगल, C इज क्रिटिकल एंगल, A जो है वो ग्रेटर देन 2C है ना। अब A मुझे पता है क्या होता है, A इज R1 प्लस R2 इज ग्रेटर देन 2C, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे फोटो, तो यहाँ से अगर R2 निकाल लें, R2 विल बी ग्रेटर देन 2C माइनस R1, R2 इज ग्रेटर देन 2C माइनस R1, ठीक है। R1 क्या है, फर्स्ट साइड पे, फर्स्ट सरफेस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, R2 सेकंड सरफेस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो जो सेकंड सरफेस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 2C माइनस R से बड़ा है, 2C माइनस R1 से बड़ा है ना। अब जो R1 है, R1 जो एंगल है, क्या वो एंगल C से बड़ा हो सकता है? यहां पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब क्या R2 एंगल C से बड़ा हो सकता है? R1 एंगल क्या C से बड़ा हो सकता है? देखो नहीं हो सकता एक्चुअली, R1 एंगल जो है वो C से बड़ा नहीं हो सकता। लोग अभी ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनेंगे जो मैं बोलने जा रहा हूं। यहां से रे एंटर की, इस सरफेस से रे जो है वो एंटर की, ठीक है, कुछ रिफ्रैक्शन हुई तो रे ऐसे मुड़ी, फिर यहां से आगे पता नहीं क्या होगा ना। तो मेरे को ये होता है R1, ये वाला एंगल है R1। अब भाई अगर रे उसके, इसको मैं रे को अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके आऊं, अगर रे को मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके आऊं, इधर को लेके जाऊं, इधर को, और R1 को C कर दूं, C के बराबर या ग्रेटर देन C कर दूं, तो रे तो रिफ्लेक्ट बैक मार जाएगी, इधर आ जाएगी। मैं रे को इधर अंदर लेके आया, और R1 जो है अगर C से बड़ा है तो यहाँ पे तो TIR हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे क्या कहती है कि भाई जिस पाथ से लाइट अंदर आई है उसी पाथ से
अगर मैं रिट्रेस कराऊं तो इसी एग्जैक्टली सेम पाथ से वापस जाती है, हाँ कि ना? ठीक है, लेकिन अगर R1 जो है वो बड़ा हुआ C से तो वो उस पाथ से वापस जा ही नहीं पाएगी, क्योंकि अगर मैं वापस भेजूंगा उसको और R1 C से बड़ा हुआ तो वहां पे तो TIR हो जाएगी, बट TIR हो नहीं रही, वहां पे तो रिफ्रैक्शन हो रही है, तो इट मींस R1 कैन नॉट बी ग्रेटर देन C। इतनी बात पल्ले पड़ी? यस सर। बहुत अच्छे। तो अगर ये बात घुस गई दिमाग में, फिर तो इतना भी पता लग गया होगा कि जो R1 है क्योंकि C से बड़ा नहीं हो सकता, तो इधर वाली चीज हमेशा C से ज्यादा आएगी। दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन C। 2C माइनस समथिंग लेस देन C इज ऑलवेज ग्रेटर देन C। सपोज C की वैल्यू है 10, 2C हो जाएगा 20, तो 20 माइनस 9 इज 11 विच इज ग्रेटर देन C। 20 माइनस 8 इज 12 विच इज ग्रेटर देन C। दिस थिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन C। तो R2 जो है वो हमेशा C से बड़ा होगा। R2 जो है वो हमेशा C से बड़ा होगा, और अगर हमेशा C से बड़ा होगा तो हमेशा TIR होगी। अरे बात चमकी या नहीं चमकी? ये घुस गया दिमाग में, हाँ क्या ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मुझे पता है R1 कैन नॉट बी ग्रेटर देन C, therefore R2 is always, therefore 2C minus R1 is always greater than C, therefore R2 is greater than C, therefore TIR occurs at second surface। TIR occurs at second surface। तो लाइट बाहर नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर A 2C से बड़ा है तो TIR होगी सेकंड सरफेस। ठीक है, केस 2 करते हैं। इफ A जो है दैट इज लेस देन इक्वल टू C, इससे छोटा है C से, अब क्या होगा? सेकंड सरफेस भी बताना है क्या होगा। लेस देन C है दीप, 2C अभी करते हैं। रीफ अर्शित, अर्शित REF लिखा है तूने, अब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों में REF आता है, हैं? क्या मानूं इसे? रिफ्रैक्शन मान लूं? यस, इट विल बी रिफ्रैक्शन, करेक्ट। कैसे होगा इधर देखते हैं। इससे मेरे पास क्या आएगा, R1 प्लस R2 इज लेस देन इक्वल टू C। थोड़ा मैथ यूज हो रहा है इधर। R2 जो है दैट इज लेस देन इक्वल टू C माइनस R1। अब भाई, अब भाई R1 ज्यादा से ज्यादा C हो सकता है कि नहीं हो सकता? उससे कम ही होगा। I की R1 रेंज, R1 जीरो तो हो नहीं सकता। जीरो कब होगा? परपेंडिकुलर इंसिडेंस पे। ठीक है, तो मतलब R1 जो है दैट रेंजेस फ्रॉम जीरो हो सकता है परपेंडिकुलर इंसिडेंस पे, चलो मान लेते हैं वो भी हो सकता है। तो R1 की वैल्यू जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन इक्वल टू C। तो देयरफॉर जो R2 है वो हमेशा हमेशा क्या होगा? C से छोटा होगा। R2 हमेशा C से छोटा आ रहा है कि नहीं आ रहा? R1 की वैल्यू जीरो डाल देंगे तो C आ गया, R2 की वैल्यू C डाल देंगे तो जीरो आ गया।
तो ज्यादा से ज्यादा जो R2 की वैल्यू हो रही है वो C आ रही है, और C पे रिफ्रैक्शन होती है और 90 डिग्री पे रिफ्रैक्शन होती है। ये बात समझी? ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, समझ गए। तो यहां पे लिखेंगे हम सिंस R1 जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू C, therefore जो R2 है दैट इज लेस देन इक्वल टू C and greater than 0। ठीक है, तो therefore refraction occurs at second surface and the ray exits the prism। Got it? Last case is the case number 3 and that is इन दोनों का बीच का जो भी बच गया ना, तो क्या बच गया? इट इज ग्रेटर देन C एंड लेस देन इक्वल टू 2C। तो उस केस में ऑब्वियसली डिपेंड करता है, कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करेगा कि रे TIR करेगी या रिफ्रैक्शन करेगी। जो पहले दो केसेस हैं दे आर श्योर शॉट केसेस। पहले केस में श्योर शॉट TIR होगी, सेकंड केस में श्योर शॉट रिफ्रैक्शन होगी, थर्ड केस में डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसमें तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं either TIR or refraction occurs at the second surface which depends on the angle of incidence। ठीक है, ओके हमने मिनिमम डेविएशन तो देख ली, मैक्सिमम डेविएशन बता सकता है कोई कब होगी? When the deviation will be maximum? ज्यादा से ज्यादा डेविएट कब करेगी रे? एंगल ऑफ इमर्जेंट शुड बी जब 0 होगा। नहीं, इनफैक्ट उल्टा, जब एंगल ऑफ इमर्जेंस 90 डिग्री होगा ना भाई, 180 नहीं, रिफ्रैक्शन में बात हो रही है, रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन TIR नहीं करानी। डेल्टा विल बी मैक्सिमम व्हेन, कब? जब एंगल ऑफ इमर्जेंस इज 90 डिग्री।
एंगल ऑफ इमर्जेंस इज 90 डिग्री, क्योंकि उस केस में रे तो ऐसे आई है ना किसी एंगल, और इस ऐसे चलेगी और ये ऐसे गई, ऐसे जाएगी ना रे, तो यहां पे ये मैक्सिमम बनेगा, इससे ज्यादा तो डेविएट हो ही नहीं सकती। ठीक है, राइट। रिफ्रैक्शन एंगल इससे 90 से ज्यादा हो नहीं सकता, तो ये तब होगा डेल्टा डब्ल्यू मैक्सिमम व्हेन इमर्जेंस एंगल इज 90 डिग्री, या वाइस वर्सा, या एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 हो। ठीक है, वो मतलब एक्चुअली 90 नहीं, मतलब वेरी क्लोज टू 90, तभी अंदर जाएगी। 90 पे तो ग्रेजिंग, मतलब वो ग्रेज ही कर जाएगी सरफेस को, तो 90 से जस्ट छोटा। ठीक है, दैट 89.999 पे अंदर घुस जाएगी रे। और तो क्योंकि आई और ई इंटरचेंजेबल है ना, तो वो दोनों केसेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आई विल बी मैक्सिमम व्हेन नंबर 1 at I when E is equal to 90 and at I is equal to 90। ये I is equal to 90 मतलब close to 90, ये तब लिखा है क्योंकि इंटरचेंजेबल है, I E बन जाता है, E I बन जाता है, ये समझ गए बात। I and E are interchangeable। ठीक है, I and E are interchangeable। तो उधर से देखेंगे तो अगर मैं इधर से देख रहा हूं, इधर से देख रहा हूं तो मेरे लिए तो I 90 है ना, E कुछ भी हो। इधर से देख रहा हूं, इधर से देख रहा हूं तो I 90 है। अगर इधर से देख रहा हूं तो E 90 है। अगर इधर से देख रहा हूं तो E 90 है। तो ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये दो केसेस हैं। ठीक है जी, चलो। क्लास की स्टार्टिंग में तो बच्चे ज्यादा थे, वैसे तो कम होते ही रहते हैं। कितने थे क्लास की स्टार्टिंग में? मैक्सिमम जनता कितनी पहुंची थी? 45 तो मैंने देखे हैं। अभी कईयों के नेट बंद हो गए होंगे कभी। मैं केमिस्ट्री क्लास में कितने होते हैं? केमिस्ट्री और मैथ्स की क्लास में 45 इतने ही होते हैं। अच्छा, ठीक है। मैंने कहा कहीं फिजिक्स से कुछ स्पेशल प्यार तो नहीं? चलो ठीक है, बढ़िया है। तो बच्चों ये तो था प्रिज्म के बारे में बहुत कुछ। कल हम क्या करेंगे, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और प्रिज्म से रिलेटेड डिस्पर्जन और डेविएशन, पहले वो टॉपिक करेंगे, फिर सारा प्रिज्म के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। गुड बाय।